नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ है मस्ती में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विद्यासागर का अंकगणित का राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून प्रवेश परीक्षा का मॉडल सेट 4, जो कि अगर आपके पास विद्यासागर का अंकगणित है तो बहुत अच्छी बात है। और आपसे रिक्वेस्ट है बार बार कि आप अपने पास विद्यासागर का अंकगणित ज़रूर रखिएगा। और देखिए, विद्यासागर का अंकगणित जो है ना, उसमें आपको ये वाला 459 पेज में मिलेगा। 459 नंबर पेज पर जाइए, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून प्रवेश परीक्षा। और आज हम जो बनाने वाले हैं ये मॉडल सेट 4 बनाएंगे, जो कि आपका पेज नंबर 466 में दिया हुआ है, 467 में भी है और 468 में भी आपका दिया हुआ है। तो आप डायरेक्ट पेज वाइज करके आप यहाँ जा सकते हैं। और चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि विद्यासागर का अंकगणित जरूर रखिए। हालांकि मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि विद्यासागर का अंकगणित रख कर ही आप इस वीडियो को देखें। चलिए, एक नंबर प्रश्न क्या कहता है। एक नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपका कि रिक्त स्थानों में बड़ा या छोटा अथवा बराबर का प्रयोग करें। बड़ा, छोटा अथवा बराबर का प्रयोग करें, ठीक है। तो हमारा ये नंबर प्रश्न दिया हुआ है, देख भी रहे हैं आप। क्या दिया, -8 प्लस -4, उसके बाद यहाँ बॉक्स दिया हुआ है और -8 -4 दिया है। कह रहा है इसमें क्या भरा जाएगा। देखिए, जिधर मुंह खुला रहता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बड़ा बोलते हैं। जो जिस चिन्ह का प्रयोग करना है, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, इन्हीं तीनों चिन्ह का प्रयोग करना है। और जिधर मान अधिक होता है उधर हम क्या करते हैं, मुंह को खोल देते हैं, तो वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम इसका सलूशन कर देते हैं। ये -8 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। हम बॉक्स रखते हैं अभी। -8 + 4 हो जाएगा, दोनों तरफ -12 हो जाएगा। और फिर ये कर देते हैं, -4 हो जाएगा। तो इसमें कह देना है कि इसमें दोनों की तुलना में देखा जाए तो बड़ा कौन है। तो बड़ा आपको -4 दिख रहा है। बड़ा कौन है, -4 दिख रहा है, क्योंकि माइनस के साथ लगा मान जितना ही छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, और जितना ही जो बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। चलिए, बी नंबर देखते हैं क्या कहता है। बी नंबर दिया है -3 + 7 -19, फिर ब्रैक बॉक्स दिया है 15 -8 + -9, यही ना दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, -3 + 7 -19, इसको 15 घटाओ 8 घटाओ 9 कर सकते हैं। इसको 7 में से माइनस को एक जगह जोड़ देते हैं, उसके बाद 7 को घटा देंगे। तो 19 3 22 होता है, 19 3 22, यानी -22 + 7 हो जाएगा। फिर इधर करें तो 15 -17 हो जाएगा। इधर देखें तो माइनस में 12 में से 7 गया 5, 15 हो जाएगा। इधर देखें तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो इसमें बताना है बड़ा कौन है, तो जिसके साथ लगा मान बहुत छोटा होता है। अगर माइनस में देखें तो वही सबसे बड़ा होता है। तो बड़ा का चिन्ह इधर घुमा दीजिए, काम हो जाएगा। चलिए, हो गया बी नंबर। सी नंबर देखते हैं क्या कहता है। सी नंबर दिया हुआ है, लगता है कि बड़ा है। सी नंबर बड़ा है, इसको मिटा कर बनाते हैं, ठीक है। नहीं, हो जाएगा। सी नंबर क्या है, -231 दिया है ना, +19 दिया है, +51 दिया है, और बॉक्स दिया है -399 दिया है, और क्या दिया है, +159 है, और फिर +81 है। यही है। हम क्या करेंगे, इसका सलूशन करेंगे तो पहले -231 रखते हैं, प्लस को एक जगह जोड़ देते हैं, 9 1 10 हो जाएगा, 5 1 6 1 7, ठीक है। इसको रखते हैं -399, प्लस को एक जगह जोड़ देते हैं, 9 1 10 8 5 13 1 14 के 4 1 1 2 240। अच्छा, यहाँ देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, घटा देंगे 0 हो जाएगा। 13 में से 7 गया 6 1 160 बच जाएगा आपका, ठीक है। सॉरी घटेगा तो ये 1 हो जाएगा ना, 161 बचेगा। और ये माइनस घटेगा तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1,
159। अब इसमें देख लेना है कौन मान बड़ा है, तो जिसके साथ छोटा जिस चिन्ह माइनस अगर चिन्ह दिया हुआ और उसका मान छोटा दिख रहा है तो वही बड़ा होता है। तो 59 बड़ा दिख रहा है हमें, मतलब 59 छोटा दिख रहा है, इसके सामने माइनस है तो ये बड़ा होगा। ठीक है, ये तो कंसेप्ट आप जानते होंगे। चलिए डी नंबर देखते हैं क्या कहता है। डी नंबर दिया है 23 माइनस 41 प्लस 11, फिर बॉक्स दिया है 23 माइनस 41 माइनस 11। इसमें देख लेना है ये 23 और 11 जोड़ देखें तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। प्लस वाले को एक साथ जोड़ते हैं, 3 1 4 और 2 1 3 और माइनस 41 कर देते हैं। फिर इसको देखें माइनस वाले को एक साथ कर देते हैं, 1 1 2 हो जाएगा ना, और 4 में 4 1 5 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 में 4 गया 7। ठीक है, और इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 52 में से ये माइनस में 7 होगा, और ये 52 में से 23 घटेगा तो 12 में से 3 गया, 9 3 12, और 4 में से 2 गया 2 29, यानी माइनस में 29। तो जिसके साथ माइनस अगर दिया हो छोटा मान है तो वो बड़ा दिखता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका चिन्ह इस तरह से घूम जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लाइट कम करते हैं। 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। दो नंबर क्या दिया हुआ है, चलिए 2 नंबर दिया हुआ है, आपका मान ज्ञात करना है। ए नंबर दिया है 2 का, ए दिया है बड़ी ब्रैकेट है छोटी ब्रैकेट माइनस 36 भाग 12 बड़ी ब्रैकेट फिर भाग 3। तो पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं, इसको करेंगे तो माइनस 36, 12 गुना कर देंगे, 1/12 कर देंगे, पलट देंगे। अब भाग 3 है, रहने देते हैं अभी। ये 12 3 36 हो गया, माइनस 3 हो जाएगा। अब भाग है तो ये गुना हो जाएगा, फिर 1/3 हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा, -1 आएगा। आई होप समझ गए। चलिए बी नंबर देखते हैं, 2 का बी क्या कहता है। 2 का बी क्या दिया हुआ है, बड़ी ब्रैकेट -6 है प्लस 5 है, ब्रैकेट बंद भाग ब्रैकेट स्टार्ट -2 प्लस 1 है। पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, -6 प्लस 5 हो जाएगा भाग -2 प्लस 1, -6 प्लस 5 -1। अब भाग कर जाएंगे, -1 हो जाएगा, यही ना होगा। अच्छा, इसको -1 गुने फिर -1/1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वही बात होगा, 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस गुना कर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ओवरऑल हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलिए जब 2 चिन्ह एक साथ रहता है तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, बी हो गया। 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 3 नंबर दिया है, एक आयताकार कागज की लंबाई लंबाई कितना है, आयताकार चूंकि शेप है, लंबाई क्या दिया है 12.1/2 मतलब 25/2 सेंटीमीटर है ना। और चौड़ाई क्या दिया है, चौड़ाई दिया है 10.2/3 मतलब 32/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारा कागज का परिमाप ज्ञात करना है, तो चूंकि आयताकार कागज है तो हमारा परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर हम जानते हैं क्या, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना है 25/2 प्लस चौड़ाई कितना है 32/3। अच्छा 2 कर देंगे, ये 6 हो जाएगा, 3 25 3 75 प्लस 2 32 दूना 64। अच्छा 2 हो जाएगा, और ये हमारा गुना में हो जाएगा
5 4 9 7 6 13 139/6 2 से काट देंगे, 2 3 6, 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 139/3 ही आएगा, 139/3 सेंटीमीटर होगा, 139/3 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहें तो इसको पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं। पूर्णांक में कैसे तोड़ सकते हैं? 3 से करेंगे तो 3 चौके 12, 1 19, 3 छक 18, 1/3 46 पूर्णांक 1/3 भी आ जाएगा। दशमलव में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 4 नंबर समझ में आवता कि ना? समझ में आवता? समझ में आ रही है ना? चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर कहता है, रितु ने एक सेव का 3/5 भाग खाया। रितु ने एक सेव का 3/5 भाग खाया और शेष सेव उसके भाई सोमू ने खाया। सेव का कितना भाग सोमू ने खाया? किसका हिस्सा ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था, ये कर देना है। तो हम क्या करेंगे बताइए। रितु ने एक सेव का 3/5 भाग खाया, तो रितु ने कितना खाया बताइए। रितु की बात करें तो रितु ने कितना खाया? मान लेते हैं वो सेव, माना सेव 1 है, माना सेव कितना है? माना सेव 1 है। ठीक है, तो सेव रितु कितना खाया है? 1 का, उस सेव का 3/5 भाग खाया है। मतलब क्या? 3/5 ही खाया है। इतना भाग किसने खाया है? रितु ने खाया है। ठीक है, अब शेष भाग क्या? सोमू ने खाया है। तो शेष भाग कितना हो जाएगा? उस सेव का शेष भाग क्या हो जाएगा? उस सेव का तो शेष भाग हमारा क्या हो जाएगा? 1 - 3/5 बराबर 2/5। ये किसने खाया है? ये किसने खाया है? ये खाया है सोमू ने। ठीक है, इसको खाया है सोमू ने। तो सोमू कितना खाया? 2/5 भाग। रितु कितना खाया? 3/5 भाग। ठीक है, सेब का कितना भाग सोमू ने खाया? तो सोमू ने 2/5 भाग खाया। किसका हिस्सा ज़्यादा था? तो इसमें देख लेंगे ज़्यादा किसका है। तो 3/5 का मान अगर देखें तो 0.6 आएगा। इसका मान अगर देखें तो 0.4 आएगा। तो इसका किसका मान अधिक है? मान इसका अधिक है। किसका मान अधिक है? यानी रितु का मान हमारा क्या है? अधिक है। ठीक है, अच्छा कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? तो 3/5 में से 2/5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 में से 2 जाएगा 1/5। 1/5 भाग क्या है? ज़्यादा है। 1/5 भाग क्या है? ज़्यादा है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दिक्कत होगा, आपका आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आंसर ना मिले अब मिले उससे कोई बहस नहीं है। हमें तो अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, जिस तरह प्रश्न कर रहा है उस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा बिल्कुल सही होगा, घबराइएगा मत। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर क्या कहता है? कह रहा है एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। 2.3/4 लीटर पेट्रोल में कुल कितनी दूरी तय करेगी? बस ये तो बहुत ही सिंपल है। 5 नंबर देखिए, कहता है कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना दौड़ती है भाई? अरे भाई साहब बताइए ना, 16 किलोमीटर दौड़ती है ना। 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है ना, तो इसलिए कितना कर रहा है? 2.3/4 लीटर अगर पेट्रोल उसमें डाल दिया जाए तो कितना दौड़ेगी? तो 16 गुना यहीं दौड़ेगी, तो 2 चौके 8 3 11/4 दौड़ेगी, यही ना। 4 चौके 16, 11 चौक 44 किलोमीटर दौड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 नंबर देखते हैं यहीं पे क्या कहता है। कहता है कि मान ज्ञात करना है। 1 नंबर क्या दिया हुआ है? 1 नंबर दिया है 2/5 भाग 1/2। तो सिंपल हम जानते हैं, 2/5 लिखते हैं और भाग रहता है तो गुना कर देते हैं, इसको पलट देते हैं तो 2/1 हो जाएगा। कटा दीजिए, नहीं कटेगा, 4/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 4/5 आ जाएगा आपका। अच्छा 2 नंबर क्या दिया है देख लीजिए। 2 नंबर भी आपका दिया हुआ है 2.1/5 भाग 1.1/5 यही ना दिया। हमें क्या करेंगे? 5 दूना 10, 11/5 हो जाएगा। अब भाग है तो 5 का 5 1 6/5 हो जाएगा। फिर हम इसको क्या कर देंगे? 11/5 इसको गुना में चेंज कर देते हैं, इसको पलट देते हैं 5/6 कर देंगे। कटेगा तो कटा दीजिए, 11/6 यानी 1.5/6 आपका आंसर हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए 6 हो गया। 7 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर देखिए क्या कहता है। सात नंबर दिया हुआ है आपका कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। कौन कौन रन बनाए हैं, फिर से हम लिख दे रहे हैं। क्या 78 बनाया है, 76 बनाया है, 40 बनाया है, 46 बनाया है, 50 बनाया है, फिर 0 बनाया है, उसके बाद 100 बनाया है, यही नहीं बनाया है। तो उसका माध्य स्कोर रन ज्ञात कीजिए। माध्य मतलब औसत ज्ञात कर देना है। माध्य का है तो औसत ज्ञात करना है। तो पहले देख लिए इस क्वेश्चन में त्रुटि है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी क्या है, त्रुटि है। कैसे त्रुटि है देखिए, कह रहा है कि क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में रन बनाए, दिया है 8 पारियों का रन। इसमें रन कितना दिया है, कितने पारियों का, 1 2 3 4 5 6 7 पारियों का रन दिया है। तो कैसे मानिएगा कि 8 पारियों का रन, इसमें हम कैसे करेंगे। जिस तरह क्वेश्चन दिया है गलत दिया, वहाँ 7 पारियों का रन कहना चाहिए था, या फिर जो आंकड़ा दिया है ये सब रन, इसमें एक और कोई रन देना चाहिए, जो कि बहुत मिस्टेक किया है। तो अगर जितना दिया है इसका हम माध्य निकालना चाहें तो 7 को प्रेक्षण दिया है तो 7 का ही हम निकालते हैं। तो टोटल को हम क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं। 78 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 46 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 100, इन्हें करते हैं। कुल कितना हमारा संख्या है रनों की, 7 बार है, ठीक है। 7 पारी है इसमें, यहाँ 7 दिया है, क्वेश्चन में 8 दिया लेकिन गलत दिया है, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं हम। तो ये 0 0 0 6 6 6 12 12 8 20 का 0 होता है ना, हाथ में 2, यहाँ 2 हो गया। और 2 5 7 7 4 11 11 4 15 15 7 22। अब 22 को 7 को कितना होता है जी, 22 7 29 और 2 और 2 1 3 390 हो जाएगा। कुल जो 390 और 7 से भाग कर देंगे तो 290 में 7 से भाग करेंगे तो आप 7 बचे 35। अब 35 को 4 40, 7 बचे 35, फिर 5 50, 7 7 49, 1 10 7 एकम 7। इतना आपका आंसर आना चाहिए, 55.71 आना चाहिए आंसर, ठीक है। थोड़ा हम आंसर देख लेते हैं क्या आया है कि नहीं। 7 का जो दिया हुआ है 7 7, ठीक है, अच्छी बात है। यही आंसर दिया है, मतलब यहाँ 7 को पारी देना होना चाहिए था, दिया होना चाहिए, ठीक है। वहाँ 8 मिस्टेक से लिखा गया है, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या कहते हैं, पता नहीं, मेरे बुक में तो 8 ही दिया है दोस्त, आपके बुक में कहीं 7 दिया हो, सुधार दिया हो, है ना। मेरे में तो 7 दिया है, अब पता नहीं क्या है। चलिए 8 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 8 नंबर दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात करें। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। दिया है क्या, 13 दिया है, 16 12 14 19 12 14 13 14, ये ना दिया है। कह रहा है कि बहुलक ज्ञात करें और उसके साथ साथ माध्यक भी ज्ञात करें। तो माध्यक के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम माध्यक, पहले बहुलक बोल रहा है, पहले बहुलक, तो बहुलक पहले निकाल लेते हैं। बहुलक क्या होता है देखिए, किसी भी आंकड़ा में जो संख्या बहुलक, जो आंकड़ा अधिक बार आता है वही होता है बहुलक। बहु माने अधिक और लक माने किस्मत, जिसका अधिक बार किस्मत आया है, ठीक है, समझने के लिए। अब इसमें देख लीजिए कौन सी ऐसी संख्या है जो अधिक बार आई है। 13 देखिए कितना बार आया है, 13 2 बार आया है। 16 देखिए 16 एक ही बार आया। 12 देखिए 2 बार आया है। 14 देखिए 1 2 3 बार आया है। 14 19 एक ही बार आया है। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, जो अधिक बार आया है। तो 14 देखिए 1 2 3, बाकी और 3 बार नहीं आया है, ना तो 13 3 बार आया है, ना तो 16 3 बार, ना तो 12 3 बार, ठीक है। तो इस स्थिति में हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। जो जितनी बार संख्या आते हैं वह उसका बहुलक हो जाता है, ठीक है। तो 14 अधिक बार आया है तो हमारा क्या 14 बहुलक हो जाएगा। अब कह रहा है माध्यक ज्ञात करें।
माध्यक के लिए हम क्या करते हैं, इसे आरोही अवरोही क्रम में सजाते हैं। ठीक है, तो हम इसको बढ़ते क्रम में ही सजाते हैं। बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो क्या करते हैं, पहले छोटा लिखते हैं। छोटा हम लिख देते हैं 12 होगा, फिर 13 होगा। ठीक है, 12 2 बार है ना, तो 2 बार 12 लिख लेते हैं। 13 आपका 2 बार है। 14 देखें तो 3 बार है। 14 3 बार है। 15 नहीं दिया है, 16 दिया है। 16 एक बार है। 19 एक बार है। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका माध्यक ज्ञात करने में, मतलब मिडिल पॉइंट। तो माध्यक अगर देखते हैं तो यहाँ से हम कितना है, 9 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 4 4 दोनों तरफ से अगर हम छोड़ दें, 4 4 संख्या हम दोनों तरफ से छोड़ दें, सॉरी 1 2 3 9 है ना, हाँ तो 4 4 छोड़ देंगे। 1 2 3 4 यहाँ आएगा ना, यहाँ से हम इसको छोड़ देते हैं और फिर यहाँ से इसको छोड़ देते हैं, तो बीच में जो बचता है वही उसका माध्यक हो जाता है। माध्यक, तो माध्यक हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक भी 14 होगा। माध्यक क्या हो जाएगा आपका, माध्यक भी 14 ही होगा, और हमारा बहुलक भी क्या हो जाएगा, 14 ही होगा। कोई दिक्कत, आई होप समझ गए होंगे। चलिए, अब क्या होता है कि 14 14 दिया है ना तो हम क्या करते हैं, इस 14 को, अगर देखिए इसमें एक और कंडीशन होता है कि अगर यहाँ 14 जो दिया है, यहाँ अगर ये तो मान लीजिए 4 4 ले लिए तो 1 बच गया, तो वो माध्यक हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे 2 बच जाता, मान लीजिए यहाँ संख्या और हम एक डाल देते हैं, एक संख्या और हम डाल देते, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये 4 लेते, ठीक है, यहाँ से ये 4 लेते, तो यहाँ बचता 2, तो 2 बचता, तो हम क्या कर देते हैं, 14 प्लस फिर 14 करके 2 से भाग दे देते हैं। 28/2 मतलब 14 इसका आ जाता है। इस तरह से करते हैं। अगर 2 बचता है तो मैंने पहले ही बता दिया है, कहीं ऐसी कंडीशन आती है तो आप ऐसे कर लेंगे। ठीक है, बाकी तो आप समझदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखते हैं क्या दिया है। 9 नंबर आपका क्या दिया है, नौ नंबर देखिए, सुखो भाई सुखो जल्दी। नौ नंबर क्या बोल रहा है, निम्नांकित को हल कीजिए। 1 नंबर दिया है 5p + 2 = 17। यहाँ से p का मान निकाल देना है। 5p बराबर क्या हो जाएगा, 17 घटाओ 2, या 5p बराबर क्या हो जाएगा, 15। इसलिए p बराबर क्या हो जाएगा, 15/5, 5 3 15, 3 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर क्या दिया है, 2 नंबर कह रहा है 3m - 14 बराबर 4। यहाँ से 3m बराबर क्या कर सकते हैं, 4 + 14, या 3m बराबर क्या हो जाएगा, 14 4 18। इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, 18/3 6। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते होंगे। चलिए 10 नंबर देखते हैं क्या करता है। दस नंबर देखिए क्या कर रहा है। 10 नंबर दिया है, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 से 5 अधिक है। राजू का आयु ज्ञात कीजिए यदि उसके पिता की आयु 44 वर्ष है। तो अगर हम बात करते हैं राजू के पिता की चलिए राजू के पिता की आयु अगर देखें, पिता की आयु कितने दिया है, आयु जो दिया है ये 44 वर्ष दे दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि राजू के पिता की आयु जो है राजू की आयु के 3 से 5 वर्ष अधिक है। मतलब ये जो है ना 44 राजू के आयु से, तो मान लेते हैं राजू की आयु जो है ना, राजू की आयु मान लेते हैं 100 वर्ष है। तो बोल रहा है कि राजू के पिता की जो आयु है राजू की आयु के 3 से, तो मतलब राजू की आयु 3 गुना है।
3x कर देंगे, राजू की आयु x है तो इसके तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, ये 44 हो जाएगा। तो राजू की आयु ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, 3x बराबर 44 माइनस 5 कर देते हैं, या 3x बराबर क्या हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9, 5 14 39, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 39/3, 13 39, 13 वर्ष हो जाएगा। किसकी आयु, राजू की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी, 13 वर्ष। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए 11 नंबर देखते हैं। छोटी छोटी सवाल है, क्या करें हम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर दिया हुआ है, एक आकृति दी हुई है, नीचे आकृति से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। देखिए एक प्रतिच्छेदी रेखा दिया हुआ है ना, इस तरह सा फिगर है, इस तरह से। तो ये दिया हुआ है 55 डिग्री, ये वाला एंगल, ये y दिया है, ये x दिया है, ये z दिया है। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है बताइए, तो बोल रहा है कि x y z का मान निकाल देना है। तो सिंपल, ये अगर हम इसको कल्पना करते हैं, मान लेते हैं ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, इसको हम ढक देते हैं, ये समझिए कि ढका हुआ है, ठीक है। तो हमारा किस तरह से, इस तरह से रेखा दिखा हुआ है, दिख रहा है ना, इस तरह से। तो यहाँ से हम y का मान कैसे निकाल देंगे, y बराबर हम क्या करते हैं, किसी भी सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री, रैखिक युग्म का कोण जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो रैखिक युग्म का कोण बन रहा है, तो हम जानते हैं 180 में से अगर हम 55 घटा देंगे तो ये वाला एंगल बन जाएगा, यानी इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर एक कोण दिया है तो दूसरा कोण निकल जाएगा, कितना 55 डिग्री घटा देंगे तो y कितना निकल जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचे 7 में से 5 गया 2, 125 डिग्री। 125 डिग्री y का मान हो गया, यानी ये हमारा कितना निकल जाएगा 125 डिग्री। अब देखिए, जब किसी भी दो प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या हो जाता है, इसका शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। इसका शीर्षाभिमुख क्या है, y का शीर्षाभिमुख कोण z है। तो सिंपल बात है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो y बराबर z बराबर हम क्या लिख सकते हैं 125 डिग्री। तो y का भी 125, z का भी 125। अब बात करते हैं इसका प्रतिच्छेदी रेखा कौन है, इसका प्रतिच्छेदी कोण कौन है, ये वाला है, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण ये है। तो 55 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, x है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं इसलिए ये भी 55 डिग्री होगा, और ये 125 है तो ये भी 125 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, रचना ज्यामिति चैप्टर में आपको बताया है ये सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर क्या दिया है, बारह नंबर दिया हुआ है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो कोण पूरक हैं तो उनके, पहले लिखते हैं। 1 नंबर देखिए, पढ़िएगा क्वेश्चन। 1 नंबर कह रहा है कि यदि दो कोण पूरक है तो उनके कोणों का योग क्या होता है, हमेशा पूरक कोण या अनुपूरक कोण या कोटि पूरक कोण हमेशा कितने डिग्री का होता है, दो कोणों का योग हमेशा, अगर x और y दो कोण है तो हमेशा उसका योग कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो इसमें हम क्या भरेंगे, यदि दो कोण पूरक है तो उनके कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 नंबर क्या कहता है, 12 का 2 नंबर क्या दिया हुआ है, 12 का 2 नंबर दिया हुआ है कि यदि दो कोण संपूरक है तो उनके कोणों का योग क्या होगा। यदि दो कोण संपूरक होते हैं, मान लेते हैं वो कोण दो x और y है, तो दो कोण संपूरक होते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है हमेशा, ठीक है। तो हम इसमें क्या भर देंगे 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर अगर हम बात करें, ये जहाँ x और y दो कोण है, ठीक है, ये समझिएगा। अच्छा 3 नंबर कहते हैं रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण डैश होते हैं। रैखिक, अभी हमने तुरंत बताया है, रैखिक कोण युग्म बनाने वाले कोण हमेशा क्या होते हैं, रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ये रैखिक कोण है, ठीक है, ये क्या होते हैं, इस कोण और इस कोण का मान क्या होता है
ये मान लेते हैं x है, ये y है, तो इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाते हैं, दोनों कोण 180 डिग्री होते हैं। मतलब x और y दोनों को जोड़ेंगे, रैखिक जो कोण है, तो x और y को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री का मतलब क्या, ये समपूरक है ना होता है, तो समपूरक होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि समपूरक में हमेशा हम दो कोण को जोड़कर मान बताते हैं, हमेशा दो कोण को जोड़कर मान बताते हैं। तो अगर कोई रैखिक कोण कोई रैखिक युग्म है, तो रैखिक युग्म में हमेशा हम दो कोणों को जोड़ेंगे, और दो कोण जोड़ेंगे तो बिल्कुल संपूरक हो जाएगा वो, क्योंकि संपूरक होता है दो कोणों का योग। ठीक है, तो यहाँ संपूरक हम भर देंगे। चलिए 4 नंबर क्या कहता है, यदि दो आसन कोण संपूरक हैं तो वे डैश बनाते हैं। यदि दो कोण यदि दो आसन कोण संपूरक हैं, आसन कोण क्या होता है, आसन कोण ऐसा ही होता है जिस कोण का, आसन कोण किसे कहते हैं, जिस कोण का शीर्ष बिंदु एक ही होता है, जिस दो कोण का शीर्ष बिंदु एक ही होता है और उसके कोण बनाने वाली प्रत्येक भुजा विपरीत होती है, तो उसे आसन कोण कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको इमेजिन कर लें कि अगर ये वाला कुछ इस प्रकार से फिगर है, ये वाला जो भुजा है यहाँ आ चुका है, ठीक है, और ये इधर है ये भुजा जो है यहाँ से, ये शीर्ष बिंदु है, ये भुजा यहाँ पे आ गया है और ये ऐसे है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी तो रैखिक युग्म ही होगा ना। आसन कोणों के दोनों जो बनाएंगे तो ये भी क्या होगा, रैखिक युग्म होंगे। तो रैखिक युग्म का कोण क्या होता है, इसी तरह से होता है कुछ, तो इसमें हम क्या भर देंगे, रैखिक हो जाएगा, रैखिक युग्म होगा, रैखिक युग्म होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब हमने बताया किसमें, ज्यामिति चैप्टर में बनाया है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नहीं समझा तो रैखिक युग्म वाला, सॉरी कौन सा चैप्टर है जी, ज्यामिति चैप्टर देख लीजिएगा, काम बन जाएगा ना। चलिए 13 नंबर देखते हैं क्या कहता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं, इसलिए मैं उतना ये नहीं कर रहा हूँ, है ना, बुरा मत मानिएगा। और नहीं समझ रहे हैं तो आपसे तो रिक्वेस्ट यही रह रही है कि आप उसको देखिए। लाइट कम कर देते हैं। चलिए आगे 12 नंबर हो गया, 13 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर दिया, नीचे आकृति में P समानांतर Q है तो अज्ञात कोण ज्ञात करना है। हाई देखिए ये कुछ इस प्रकार से है, दो समानांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, दो समानांतर रेखा है और इसको एक क्या कर रही है, एक तिर्यक रेखा काट रही है। बोल रहा है कि ये 125 डिग्री है। ठीक है, तो ये एफ है। ठीक है, एफ ज्ञात कीजिए और ई ज्ञात कीजिए, हो गया। फिर कह रहा है यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे डी दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है, यहाँ पे सी दिया हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है कि ज्ञात कर दीजिए। तो इसमें जो जो दिया है अज्ञात कोण ज्ञात करें, तो अज्ञात कोण हमारा कौन सा है, ई है, एफ है, ए है, डी है, बी है, सी है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, देखिए पहली बात तो अगर 125 डिग्री ये दिया है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ये भी एक कोई समानांतर रेखा का एक भाग है। अब ऐसे जब गया है तो हम क्या करते हैं, जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं ना। और रैखिक युग्म बनाने वाली दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो एक कोण उसका क्या हो जाएगा, उसमें से एक कोण को घटा लेंगे। तो अगर इसकी बात करते ये इसकी प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। तो हालांकि ये तो पूछा नहीं है, लेकिन ये समझ जाइए 125 डिग्री होगा। ठीक है, ये नहीं पूछा है, उससे कोई बहस नहीं है, इसको नहीं भी ज्ञात करेंगे तो चलेगा, क्योंकि बोल रहा है अज्ञात कोण। तो अज्ञात कोण को डिनोट किया है ई एफ ए डी बी सी के से डिनोट किया है, तो हम समझेंगे कि यही अज्ञात कोण है। चलिए अगर हम बात करें इस रेखा पर बन रहा है, ये 125 डिग्री है और ये एफ है, तो हम जानते हैं क्या, अगर इसको थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, इसको ढक देते हैं, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढक दिया। ठीक है, इसको भी ढक दिया, तो हमारा क्या बन रहा है, इस तरह से लाइनिंग बन रहा है और इस तरह से रैखिक युग्म बन रहा है कोण। तो रैखिक युग्म के कोणों का जो क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है, जिसमें एक कोण दे दिया है तो एक कोण नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, एफ बराबर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री या माइनस 125 डिग्री बराबर ये क्या हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। घटेगा तो 55 डिग्री हो जाएगा ना जी, साथ में से। ठीक है, 55 डिग्री ये हो जाएगा, कोण एफ 55 डिग्री हो गया।
अब कोण एफ जब 55 डिग्री हो गया तो हम जानते हैं कि जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती हैं तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है, तो ये कोण ई बराबर कोण एफ बराबर क्या हो जाएगा 55 डिग्री हो गया, तो ई बराबर अब एफ हो जाएगा। ई जो होगा एफ के बराबर होगा, मतलब क्या 55 डिग्री होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं ई और एफ का मान 55 डिग्री होगा। अच्छा बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं डी का। तो डी की बात करें हम तो हमारा एफ निकल गया है, ठीक है, एफ भी निकल गया है। तो अब हम डी की बात करें तो देखिए एक ही ओर के जब अब दो समानांतर रेखाओं के थ्योरी से चलेंगे, जब किसी दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती हैं तो एक ही ओर के अंतःकोणों का जो क्या होता है, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब क्या होता है कि कोण एफ और कोण डी का मान क्या होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हमारा कोण एफ का मान निकल चुका है कितना 55 डिग्री, ये 55 डिग्री निकला हुआ है ना, कोण एफ का मान 55 डिग्री निकला है। तो डी का कैसे निकलेंगे, तो कोण डी का मान हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री घटाओ 55 डिग्री कर देंगे, 180 डिग्री घटा 55 डिग्री करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 डिग्री होगा ना। 125 डिग्री क्यों होगा, 125 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। वैसे नहीं करते तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। देखिए इस कोण का एकांतर कोण ये हो जाएगा, सॉरी एकांतर कोण नहीं, ये एक ही ओर के बाह्य कोण हो जाएंगे। एक ही ओर के बाह्य कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। एकांतर कोण में कोई किसी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा करती हैं तो उसके एक ही ओर के बाह्य कोण क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह से इसके बराबर ये एंगल हो जाएगा। वैसे नहीं करते हैं तो संगत कोण एक ही ओर के अंतः कोण क्या होते हैं, कोणों का जो 180 डिग्री रहता है उससे निकाल लेंगे। तो 125 डिग्री हमें क्या डी निकल गया। अब जब डी निकल गया तो डी का शीर्षाभिमुख कोण कौन है, बी है। तो डी का शीर्षाभिमुख कोण बी है, तो ये भी फिक्स है कि हमारा 125 डिग्री होगा ना। 125 डिग्री ये भी होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं डी बराबर बी बराबर 125 डिग्री भी लिख सकते हैं। ये भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो इसके बराबर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जब ये निकल गया बी तो हमारा ये कितना डिग्री का हो जाएगा, ये जो होगा ई के बराबर होगा, ये जो होगा ई के बराबर होगा। तो ई कितना है, कोण ए बराबर कोण ई बराबर क्या हो जाएगा, तो कोण ई कितना है, कोण ई 55 डिग्री निकला है। तो सिंपल सी बात है, कोण ए बराबर भी 55 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। और जब ये 55 हो गया, ये 55 हो गया, तो ये शीर्षाभिमुख कोण ए का शीर्षाभिमुख कोण सी है, कोण ए का शीर्षाभिमुख कोण सी है, तो ये भी 55 डिग्री होगा। कोई दिक्कत, ये भी 55 डिग्री होगा। आई होप समझ गए होंगे। चलिए कोनो दिक्कत। तो यहाँ अज्ञात कोण कौन कौन सा था, कोण ई था, कोण एफ था, ठीक है, कोण ई कोण एफ, मतलब सब तो निकाल ही दिए। देखिए ए है, ई है, ए है, सी है, ई है, एफ, डी, सब तो निकाल दिए हैं। जो जो कर रहा है वो सब निकाल दिए। हाँ दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि बोलते वक्त अगर कहीं मैंने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी हो, मुझे लगता है कहीं मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, तो उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। बातों को समझ रहे हैं तो बुरा मत मानिएगा, है ना, क्योंकि कोयले के खान से हीरे ढूंढने की आदत रहे ही ना तो अच्छी बात है ना। गलतियाँ तो सब कोई, लेकिन गलती बताना चाहिए, वाकिफ़ कराना चाहिए गलती से कि हाँ मैंने यहाँ गलती किया, लेकिन तरीका कुछ अलग होना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग डायरेक्ट गाली ही दे देते हैं, ठीक है, तो उससे आप लोग बचिएगा, है ना। आपसे रिक्वेस्ट है पॉजिटिव रहिएगा तो अच्छी बात है। हो गया 13 नंबर, आई होप समझ गए होंगे। मिस्टेक कहीं अगर हो गई होगी मुझसे तो आप बुरा मत मानिएगा, है ना, क्योंकि बोलते वक्त मुझे खुद विश्वास नहीं आता है मैं क्या बोल देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है और शिकायत रहती है, सबसे शिकायत रहती है कभी कभी, तो इसे आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखते हैं। हालांकि मैं अपने से तो हर कोई इंसान चाहता है कि अच्छा बोले, है ना, गलती ना करे, लेकिन क्या करें, इंसान है तो गलती हो ही जाती है कभी कभी। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में लंब 5 सेंटीमीटर, आधार 12 सेंटीमीटर, तो कर्ण क्या होगा, लंब। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, मान लेते हैं ये समकोण है। कहता है लंब 5 है, आधार 12 है, तो कह रहा है तो कर्ण क्या होगा। तो ये वाला कर्ण है, तो हम कर्ण बराबर क्या जानते हैं बताइए, कर्ण बराबर √√2
लंब का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25 हो जाता है, 12 बढ़ेंगे 144 हो जाता है, दोनों को जोड़ेंगे 169 हो जाएगा, वर्गमूल हो जाता है 13। तो ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 15 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। पंद्रह नंबर क्या कहता है, चलिए कह रहा है ये 6 टुकड़ियों का मूल 90 रुपये है, तो वैसे 10 टुकड़ियों का मूल क्या होगा। 15 नंबर दिया है क्या कि 6 टुकड़ी का मूल कितना दिया है बताइए। 6 टुकड़ी का मूल 90 रुपया दिया है, तो इसलिए एक टुकड़ी का मूल निकाल लीजिए। 90/6 मतलब 15, इसलिए कितने टुकड़ी का मूल बोल रहा है 10 टुकड़ी का, तो 10 × 15 कर देंगे, 15 10 में 150 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर कहता है नीचे दिए गए दशमलव को प्रतिशत में बदलिए। तो 16 नंबर कह रहा है नीचे दिए गए दशमलव को प्रतिशत, पहला ए नंबर दिया हुआ है 0.75, यही ना दिया है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम सिंपल गुना कर देते हैं, गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत है। 75 पर डबल 0 बैठा दीजिए, 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए, यही परसेंटेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर देखते हैं क्या कहता है। बी नंबर दिया है 0.09, इसमें परसेंटेज में चेंज करने का हमेशा 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना कर दीजिए, 9 पर डबल 0 बैठा देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, मतलब ये कितना 9% हो जाएगा। चलिए सी नंबर क्या दिया है 0.2 दिया है, 100 से गुना कर देते हैं, 2 पर डबल 0 बैठा देंगे, 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, कुल मिलाकर 20% आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा देखें जी। 16 हो गया, 17 नंबर देखते हैं। चलिए 17 नंबर क्या कहता है। सत्रह देखिए कह रहा है कि मीता अपने वेतन में से 400 रुपये बचाती है, यदि वह उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन कितना है। मान लेते हैं उसका वेतन X है, अब क्या करता है कि कह रही है कि मीता अपने वेतन में से 400 रुपये बचाती है, ठीक है, 400 रुपये बचाती है यदि यह उसके वेतन का 10%, मान ली कि ये वेतन जो है ना ये 10% है, कौन ये 400 जो है ना इसके वेतन का 10% है, तो 10% मतलब ये कर देंगे, यहाँ से हम 1 से गुने 10% का मतलब 10/100 बराबर 400 हो जाएगा ना। कोई दिक्कत, यहाँ से हम x का मान निकाल देंगे, 400 गुना 100 कर देंगे बटा 10 कर देंगे, काट देंगे, कुल मिलाकर उसका वेतन क्या आ जाएगा, x का मतलब उसका वेतन इतना रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर यहीं पे देख लेते हैं। एक फूलदान का लागत मूल्य 120 रुपये, जो दुकानदार ने इसे 10% हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सिंपल विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है बताइए, क्रय मूल्य हमारा कितना होता है 120, क्रय मूल्य गुना विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमेशा ऊपर क्रिया करते हैं, ऊपर मतलब 100 में जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो इसे हुआ क्या है, हानि हुआ है 10% ना, 10% हानि हुआ तो 100 में से 10% घटा देंगे, अब बटा हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ये तो नीचे 100 रहता है यहाँ, इसकी क्रिया कर देते हैं तो 120 गुना ये 90 हो जाता है ना, ये 100 हो जाएगा, दोनों कर देंगे, 12 9 108 हो जाएगा, 12 9 108 रुपया, कोनो दिक्कत आई होप समझ गए। चलिए 19 नंबर देखते हैं क्या कहता है। और 19 नंबर क्या दिया हुआ है, और 19 नंबर देखिए बोल रहा है कि अनीता 5,000 रुपये का ऋण 15% वार्षिक दर से ब्याज पर लेती है। अच्छी बात है। ज्ञात कीजिए कि एक वर्ष
बाद उसे कुल कितना धन वापस करना होगा 1 वर्ष बाद। तो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद साधारण ब्याज सहित वो क्या करेगा, ब्याज सहित वो देगी, मिश्र धन देगी, है ना। तो साधारण ब्याज पहले निकाल लेते हैं। मूलधन कितना है, 5,000 रुपये उधार ली है ना, 15% वार्षिक पर ली है, समय कितने ना 1 वर्ष के लिए। तो ये सबसे गुना कर देते हैं, भाग दे देते हैं, 100 कट जाएगा, तो 15 पचे 75 हो जाएगा ना, यानी 750 रुपये क्या हो जाएगा, 750 रुपये उसका केवल ब्याज होगा। अब मिश्रधन वो देगी, चूँकि उधार लिया है तो ब्याज सहित देना पड़ेगा ना, तो मिश्रधन देगी। तो मिश्रधन मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हमारा पहले मूलधन ले लेते हैं, मूलधन प्लस ब्याज कर देते हैं, 750 जोड़ देते हैं, 0 0 0 0 5 5 7 0 7, ये 5750 रुपये क्या हो जाएगा, 5750 रुपये वो ऋण सहित, मतलब वो अपना उधार जो ली है उसको देगी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर देखिए, इसका आंसर जो दिया है बिल्कुल गलत दिया है। इसका आंसर जो दिया है मिसप्रिंट किया है, 575 रुपया दिया है। ठीक है, 575 रुपया, लेकिन गलत दिया है, 575 रुपया नहीं होगा। ठीक है, एक जीरो छोड़ा है वहाँ पे, जीरो जो क्वेश्चन टाइप किया है ना, आंसर जो टाइप किया है वहाँ पे एक जीरो छोड़ा है, और नहीं तो यहाँ पे 500 दिया होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति होगी कहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। आंसर गलत दिया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, यही तो कर सकते हैं कि आपको बता दें, वाकिफ़ करा दें, आप टेंशन में ना रहें, है ना। 19 हो गया। 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। 20 नंबर का 1 नंबर दिया है 9/2 गुने -7/4, यही ना दिया है। कटेगा तो कटाइए, नहीं कटेगा तो गुना कर दिए, 9 सते 63/8 हो जाएगा, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 3/13 भाग जो दिया है -4/65, हम क्या कर देते हैं इसको, 3/13 इसको गुना में चेंज करते हैं, इसको पलट देते हैं, 65/4 माइनस रहने देते हैं, माइनस ऊपर रहे नीचे रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, माइनस माइनस है, 13×5 = 65 हो जाएगा, मतलब 5×3 = 15, -15/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है, -7/12 भाग -2/13, यही ना है। क्या करेंगे, -7/12 गुना कर देंगे 13 पलट देंगे, इसको माइनस कर दीजिए, 2 हो जाएगा, हालांकि नीचे रख देंगे माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, माइनस माइनस को गुना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, तो 13×7 = 91 और 12×2 = 24, 91/24, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर दिया है 3/-5 गुना -5/3, कट जाएगा तो कटा दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो ये कुल मिलाकर एक आंसर आएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर हो गया, 20 नंबर हो गया। 21 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। 21 नंबर क्या बोल रहा है, ये 21 नंबर देखिए कह रहा है, 21 नंबर दिया, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल जो दिया है ना, वर्ग का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है ना, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल है। ठीक है, कह रहा है कि यदि वर्गाकार पार्क की एक भुजा, तो एक भुजा अगर हमारा दिया हुआ है 60 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल स्क्वायर कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वही आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 6 × 36 3600 हमारा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, 3600 मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कहिए तो या आयत का क्षेत्रफल कहिए तो, दोनों चूँकि बराबर है, तो ये हमारा क्षेत्रफल 3600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर है, तो आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम क्षेत्रफल कैसे करते हैं, अब लगाएंगे आयत का
क्षेत्रफल बराबर हम क्या जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं, तो लंबाई आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर हमारा दिया हुआ है 3600 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल मतलब वर्ग के बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, तो हम 3600 लिख सकते हैं आयत के क्षेत्रफल में। लंबाई दिया हुआ है आपका 90 मीटर, तो चौड़ाई ज्ञात करना, चौड़ाई मान लेते हैं x है, तो इसको हम बटा में कर देंगे 3600 बटा 90, तो ये कर जाएगा 9 चौके 36, मतलब 40 मीटर जो होगा ना ये x हो जाएगा। तो x का मान कुल मिलाकर क्या है 40 मीटर आ गया, x का मान क्या हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर क्या कहता है, चलिए 22 नंबर दिया हुआ है कि एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो हम हथियार मेन बनाएंगे किसको, आयत का परिमाप को। आयत की परिमाप बराबर क्या होता है बताइए, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना होता है। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है बताइए 130 दिया हुआ है, 2 इंटू लंबाई क्या दिया है चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, लंबाई नहीं दिया तो लंबाई को x मान लेते हैं, चौड़ाई को 30 दिया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 130 ये बटा 2 हो जाएगा ना, x प्लस 30 हो जाएगा, तो ये 65 हो जाएगा। ये घटा लेंगे 30 बराबर x हो जाएगा, तो x हमारा क्या लंबाई निकल जाएगी, तो 5 हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा 35 सेंटीमीटर है ना, 35 सेंटीमीटर है, ठीक है 35 सेंटीमीटर बराबर x बराबर ये क्या है लंबाई है, यही ना, तो 35 मीटर लंबाई हो गया और चौड़ाई हमारा 30 है, 30 का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो एक तो हमारा आंसर 35 हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई हमारा कितना निकला 35, चौड़ाई कितना है 30 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 105 हो जाएगा ना, 5 3 15 3 3 9 10, ठीक है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे हैं। क्षेत्रफल आपका क्या है, क्षेत्रफल बोल रहा है ना, हाँ तो क्षेत्रफल निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं 23 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 23 नंबर क्या दिया हुआ है देखिए, तेईस नंबर दिया है कि 15 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल की ऊपर सतह पर पॉलिश कराने का व्यय क्या है। देखिए वृत्त की व्यास क्या दिया है, वृत्त का व्यास क्या दिया है बताइए, वृत्त का व्यास दिया हुआ है 1.6 मीटर दिया है। हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं ना, त्रिज्या बराबर क्या होता है 0.8 मीटर हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा ना। अच्छा तब कर रहा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं, क्या पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 गुना 0.8 गुना 0.8 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा, जानते हैं कितना, इसका गुना आप कीजिएगा तो आपका 22 गुना 0. ये 8 8 64 हो जाएगा ना, तो 6 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बटा 7 कर देंगे, इसको गुना करेंगे तो 14.08 आ जाएगा, ठीक है 14.08 आएगा, गुना कर लीजिएगा, हम कर लिए तो कहाँ टाइम पास कर है ना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इसको भाग करेंगे तो 2.011 आपका मीटर स्क्वायर आएगा, इसका क्षेत्रफल का आएगा 2.01 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब कह रहा है, अब क्या कर रहा है प्रश्न में कि 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इतना मीटर वेजिटेबल के ऊपर पॉलिश करने का व्यय, तो मतलब कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना 15 रुपया ले रहा है, ठीक है 1 मीटर स्क्वायर का पॉलिश कर रहा है तो 15 रुपया ले रहा है, तो हमारा टोटल कितना क्षेत्रफल निकला है
टोटल का क्षेत्रफल 2.011 मीटर कराना है, मीटर स्क्वायर का। तो ये कितना हो जाएगा, 15 गुना 2.011 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो आपका आएगा 30.17 रुपया लगभग। ठीक है, 30.17 रुपया लगभग आ जाएगा, देख लीजिएगा, है ना। गुना कर लीजिएगा, आपका हम गुना करके टाइम पास करें, आप लोग तो होशियार हैं। चलिए ठीक है, ये कर लीजिएगा, दशमलव में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। चलिए 24 नंबर देखते हैं क्या कहता है। इतना तो कर सकते हैं। चलिए 24 देखते हैं। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब 24 नंबर देखिए, पथ का क्षेत्रफल बोल रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, पथ कुछ इस प्रकार से होगा, बाहर से होगा, ये वाला पथ है, ठीक है, ये वाला जो रंगीन भाग है ये पथ है, मतलब पथ मतलब रास्ता है। इसकी चौड़ाई कितनी है बता दीजिए। इसकी चौड़ाई 2.5 दिया है, ठीक है। और ये जो बड़ा आयताकार दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल क्या, ये वाला जो दिया है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या दिया हुआ है, इसकी लंबाई दिया है 45 और चौड़ाई इसका दिया है 30। ये वाला चौड़ाई 30 दिया है और 45 दिया है ना। तो कह रहा है कि बाहर, पार्क के बाहर चारों ओर रास्ता बनाया गया है, ठीक है। साउंड गूंज रहा है क्या दोस्त, मैनेज कीजिए, ठीक है। आज भर बगल में कुछ प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है, इसलिए ध्वनि जा रही होगी तो बुरा मत मानिएगा। चलिए कह रहा है कि इसके बाहर से चारों ओर क्या करना है, रास्ता बनाना है ना। तो बाहर से चारों ओर रास्ता बनाना है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, अब प्लस हम क्या करते हैं 2x कर देते हैं, ठीक है। ये आपका फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, 2x हमारा कितना है, x जहाँ है रास्ते की चौड़ाई है, कितना रास्ता चौड़ा है 2.5 है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितना है 45 है, चौड़ाई कितना है 30 है। इसमें हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ने के बाद हम इसमें जोड़ देंगे और कितना 2.2 गुने 2.5 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 2.5 दूना 5 होता है ना, और ये क्या हो जाएगा 45, 5 हो जाएगा, 4 3 7 75 हो जाएगा। और ये जो 75 होगा तो इसमें हम फिर 5 जोड़ देंगे, ये गुना करेंगे, पहले गुना कर लेते हैं, उसके बाद 5 और फिर गुना 80 हो जाएगा। 8 5 400 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का हम लोग बनाए हैं क्षेत्रफल चैप्टर, देखिएगा तो उसमें अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर इंटरटेन। चलिए 25 नंबर देखते हैं क्या कहता है। दिया है 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ 3 माइनस ए बी। कह रहा है इसको सरल कीजिए, पहले सरल करना है, उसके बाद कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करिए जब a बराबर 5 है, b बराबर -3 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल देखिए, इसको सरल करने के लिए 2a स्क्वायर सबको गुना कर देते हैं, 2ab हो जाएगा प्लस 3 माइनस ab हो जाएगा ना। अब देखिए, अब हम क्या कर देते हैं, बराबर करिए, 2a स्क्वायर हो जाएगा, और 2ab में से ab घटा देंगे तो ab बचेगा, और प्लस 3 हो जाएगा, सरल हो गया हमारा। ये क्या हो गया, सरल हो गया। अब कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कर देना है। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, a का मान दिया है -5 रखिए, तो 2 इंटू a का मान हमारा 5 रखना है, प्लस फिर a का मान 5 रखना है, और b का मान -3 रखना है, फिर प्लस 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 25 कर देंगे ना, ये माइनस हो गया, 5 3 15, अब प्लस 3 हो जाएगा, 25 दूना 50 माइनस 15 प्लस 3, कुल मिलाकर हमारा क्या आएगा 53। इसको जोड़ देंगे, प्लस प्लस को एक जगह जोड़ देते हैं, 13 में से 5 गया 8, 5 13, 4 में से गया 3, 38 हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 26 नंबर क्या दिया है, छब्बीस नंबर देखिए, एक चोर एक कार चुरा कर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग जाता है। ये देखिए, ये क्या है, हमारा चोर है यहाँ पे, ठीक है, ये चोर है, कार चुरा कर इधर भाग रहा है, कितना, 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भाग रहा है। इसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागता है। यदि पुलिस चोर को 6 घंटे बाद एक दूसरी गाड़ी, 6 घंटे बाद एक दूसरी गाड़ी से, अगर दूसरी गाड़ी से जिसका 50 किलोमीटर चाल है, ये किसकी, पुलिस की चाल है, किसकी चाल है, पुलिस की चाल है, ठीक है, पुलिस की चाल अगर 50 किलोमीटर तो पकड़ना चाहे तो वह चोर को कितने घंटे बाद तथा कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, तो कितना घंटा बाद पकड़ेगा, तो ये कितना देर बाद पहुंचा है, ये जो कर रहा है इसके बीच में अंतराल कितने घंटा का, 6 घंटा का। तो मान लीजिए 6 चोरी अभी किया है, ठीक है, और 6 घंटा बाद अगर पकड़ा जाता है तो 6 घंटा में तो कुछ दूरी तय किया होगा, किस हिसाब से, 30 किलोमीटर इसकी चाल है, तो इसकी कुल दूरी कितनी होगी, 6 घंटा में इसने कितनी दूरी तय किया होगा, 6 घंटा बाद ना चूँकि पकड़ा गया है, प्रस्थान किया गया है पकड़ने के लिए, तो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर 6 घंटा ये चलेगा तो क्या हो जाएगा, इसकी कुल दूरी 30 गुने 6, 180 किलोमीटर ये चल गया होगा, यहाँ से ये 180 किलोमीटर चल गया होगा, ठीक है। अब ये 180 किलोमीटर जो चला है, इसको पकड़ने के लिए कौन से चाल से चलना पड़ रहा है, पुलिस कौन सी चाल से चल रही है 6 घंटा बाद, तो पुलिस हमारा कौन सी चाल से चल रही है बताइए, ये 50 से चल रही है, तब सापेक्षिक चाल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सापेक्षिक चाल होगा, कब, क्योंकि ये टोटल 180 किलोमीटर आगे बढ़ गया है, ठीक है, और एक ही दिशा में, जिस दिशा में चोर भागा है उसी दिशा में पुलिस पकड़ रही है, तो जब भी एक ही दिशा में चाल हो दिया होता है तो हम इसको हमेशा माइनस कर देते हैं, तो ये कुल दूरी हो गया और ये कुल चाल हो गया, तो दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है, समय होता है, तो ये समय निकल कर आ रहा है, तो समय हमारा क्या हो जाएगा, 180 बटा ये 50 में से 30 जाएगा, 20 हो जाएगा, 2 9 18, मतलब वो कितना घंटा बाद पकड़ा गया है, कितने घंटा बाद पकड़ा गया है, 9 घंटा बाद, 9 घंटा बाद पकड़ा गया है, और 9 घंटा बाद कौन पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगी, 9 घंटा बाद कौन पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी, तो पुलिस की चाल इतना है, और समय इसको 9 घंटा लग रहा है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कितनी दूरी पर पकड़ेगा, समय तो लगा 9 घंटा, और दूरी, कुल दूरी कितने पर पकड़ेगा, कुल दूरी बराबर 50, चूँकि चाल पुलिस की 50 है और ये 9 है, 950, यानी 9 × 50 450 किलोमीटर दूर पर जाकर ये पकड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस में बनाया है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर क्या दिया है, सत्ताईस नंबर वाला दिया हुआ है आपका, ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, सी 60 दिन में पूरा कर सकता है, ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी की सहायता लेनी पड़े तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए ए क्या कर रहा है कि एक दिन में, ए कर रहा है 20 दिन में, ठीक है, ए कितना दिन में, 20 दिन में, बी कितना दिन में काम कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, सी कितना दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। तीनों का अगर हम देखें तो ये कितना दिन में काम करेंगे, तीनों काम करेंगे आपका 60 यूनिट का वर्क होगा, टोटल 60 वर्क यूनिट होगा तीनों का एफिशिएंसी, मतलब टोटल वर्क कितना करना है, 60 यूनिट का वर्क करना है, ठीक है। ये कितना इसका कार्य क्षमता होगा, एक दिन का ये कितना काम करेगा 3 यूनिट काम करेगा, ठीक है। ये कितना काम करेगा एक दिन का, 2 यूनिट काम करेगा। ये कितना काम करेगा, 1 यूनिट का काम करेगा। अब कह रहा है कि ये जो है ना, ए को प्रत्येक तीसरे दिन पर, मतलब पहला दिन ए करेगा, दूसरे दिन भी ए करेगा, तीसरा दिन जैसे ए करेगा ना, तो इसमें ए क्या करेगा, बी प्लस सी की मदद लेगा, ठीक है। प्रत्येक तीसरे दिन पर, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन पर
इसमें केवल ए ही काम कर रहा है, ऐसा मत समझिए कि इसमें बी भी काम कर रहा है, सी भी काम कर रहा है। बस ये कर रहा है कि ए जो कर रहा है कि प्रत्येक ए जो काम कर रहा है प्रत्येक 3 दिन पर क्या कर रहा है, ए बी सी तीनों की मदद ले रहा है, तब कर रहा है। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो काम सिंपल, एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट का काम करता है, जोड़ दीजिए। दूसरे दिन क्या करता है, 2 यूनिट का काम करता है, सॉरी दूसरे दिन भी कितना करता है, ए ही चूँकि करता है तो ए हमारा क्या करता है, 3 यूनिट का काम करेगा। लेकिन तीसरे दिन क्या करता है, तीसरे दिन ए जो करता है ये तो स्वयं करता ही करता है, साथ ही साथ इन दोनों की मदद लेता है। तो बी कितना करता है, 2 यूनिट, और सी कितना काम करता है, 1 यूनिट। ठीक है, टोटल वर्क यूनिट इसके कितने हो गए, 3 3 6 और 3 ये भी 6 हो जाएगा, मतलब टोटल 3 3 6 और 3 9 और 3 12 हो जाएगा। टोटल 12 यूनिट का वर्क हो रहा है, टोटल 12 यूनिट का वर्क हो रहा है। मतलब प्रत्येक 3 दिन पर हम क्या लिखेंगे, प्रत्येक 3 दिन पर, ये 3 दिन है, पहला दिन एक है, दूसरा दिन ए है, तीसरा दिन तीनों मिलेंगे। चूँकि बी प्लस सी के समर्थन ले रहा है तो ए क्या कर रहा है, बी प्लस सी का ले रहा है, तो 3 दिन ये का, तो प्रत्येक 3 दिन में कितना वर्क यूनिट का काम हो रहा है, 12 यूनिट का काम हो रहा है प्रत्येक 3 डेज में। या ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रत्येक 12 यूनिट वर्क, प्रत्येक 12 यूनिट वर्क कितना दिन पर हो रहा है, 3 दिन में हो रहा है, 3 डेज में हो रहा है। तो टोटल वर्क कराना है, तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमें 60 कराना है। तो 12 में कितना से गुना कर दें कि 60 वर्क यूनिट आ जाएगा। तो 12 में अगर हम 5 से गुना कर देते हैं तो ये टोटल 60 वर्क यूनिट होगा। तो इधर 5 से गुना करें तो इधर भी तो 5 से गुना करेंगे, इधर भी 5 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बराबर के दोनों तरफ 5 5 से गुना करें तो ये 60 वर्क यूनिट हो जाएगा। ये 60 यूनिट वर्क टोटल हो जाएगा। और ये डे निकल जाएगा, 5 3 15 डे, 5 3 15 डे से ये निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर क्या दिया है, ये टाइम एंड वर्क का था, है ना। देखिएगा, टाइम एंड वर्क कहीं हो सकता है आपको समझ में आ जाए। चलिए 28 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 28 नंबर दिया है, एक काम को, सॉरी 28 नंबर 7200 रुपये के लाभ को अभिराम, चंदन और राजीव में 4 5 3 के अनुपात में विभाजित किया गया। तो चंदन और राजीव के लाभांश में क्या अंतर होगा। तो हम देखते हैं, पहले है अभिराम है, ठीक है, अनुपात दिया है चंदन, अनुपात दिया है राजीव, यही ना दिया है, क्या अनुपात दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, उसके बाद दिया है 3, इन सब का रेशियो ये दिया है। तो कह रहा है टोटल कितना रुपए को बांटना है, 7200 रुपये। तो कह रहा है कि चंदन और राजीव के लाभांश में क्या अंतर है। तो चंदन और राजीव के लाभांश में अगर देखें तो रेशियो में अंतर देख लेते हैं। ठीक है, रेशियो में अंतर देखें तो कितना का अंतर हो रहा है, 5 - 3 का अंतर हो रहा है। और टोटल कितना है, टोटल 5 4 9 3 12 है ना। तो टोटल नीचे जोड़ देते हैं। और कितना रुपए को बांटना है, बांटना है आपको 7200 रुपये को, ये ना बांटना है। तो काम कर देते हैं, ये 2/12 हो जाएगा और ये 7200 हो जाएगा। तो 12 छक 72, 600 हो जाएगा। तो 12 दूना 6 दूना 1200 रुपये, 1200 रुपये क्या हो जाएगा, 1200 रुपये। ये अंतर है किसके, अब चंदन और राजीव के बीच जो अंतर है 1200 रुपये का है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अच्छा, ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 5 का पहले निकाल लीजिए, चंदन का रेशियो निकाल लीजिए, चंदन का भाग निकाल लीजिए। ऐसे अगर नहीं करना चाहते हैं तो अथवा कर लीजिए, चंदन का पहले निकालिए, 5 बटा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आइए 7200 है ना, 7200 लगते हैं, 12 छक 72, 600 रुपया, 6 पचे 30, 3000 होगा ना, 6 पचे 30, 3000 रुपया होगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया किसका, ये चंदन का हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि राजीव का अगर देखें तो राजीव का क्या हो जाएगा, राजीव का देखें तो 3 है, तो 3 बटा ये तो सब जोड़ रहे हैं तो 12 आएगा। और ये 7200 बांटना है, 12 छक 72, 600, ये टोटल कितना हो जाएगा, 18,000 होगा, 1800 होगा, 1800। तो कर रहा है इसका अंतर न कर देना है। तो सिंपल, ये हमारा कितना, चंदन का ये भाग आया, चंदन का 3000 में से 1800 घटा दीजिए, 0 0, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1200। ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा अलग अलग करके, नहीं तो डायरेक्ट रेशियो घटा कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है,
आई होप समझ गए होंगे। चलिए 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर क्या दिया है? 29 नंबर कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 1 लाख में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 1 लाख में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो इस तरह का सेम क्वेश्चन तो बहुत बार बनाया है। 29 नंबर देखते हैं। कहता है तो हम क्या करेंगे, इसको 1 लाख जो दिया है ना इसका वर्गमूल निकालते हैं। 2 2 4 1 5, इसको लास्ट से पेयर लगाते हैं। कितने बार में जा सकता है? 3 बार में जाएगा। 3 3 9, 1 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, एक बार में जाएगा, फिर है ना एक बार में जाएगा 61 होगा, फिर ये 9 हो जाएगा, 9 में से 6 होगा 3 39, 39 हो जाएगा, फिर ये कितना बार में जा सकता है? ये 61, ये 2 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना बार में जा सकता है? 6 6 36, 6 बार में जा सकता है। 6 6 36, 6 2 12 3 15 और 6 6 36, 1 37, इतना हो जाएगा। घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा। 8 में 7 गया 144 हो जाए। ठीक है, 144, इससे कोई बहस नहीं है। हमारा वर्गमूल पूर्ण रूप में कितना आ रहा है? 3 1 6, 3 1 6 आ रहा है ना। 3 1 6 को हम क्या कर देंगे, इसमें प्लस 1 करके इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 117 आएगा। 117 का स्क्वायर करके इसमें से हम घटा देते हैं 1 लाख। 1 लाख घटा देंगे, जो आएगा उत्तर हो जाएगा। 317 में से हम क्या करेंगे, 317 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आएगा 100, 489 आएगा। बहुत बार बनाया है सेम क्वेश्चन। इसमें से हम 1 लाख घटा देते हैं। 1 लाख घटाएंगे तो हमारा ओवर 489 आएगा। अगर 489 को हम क्या करेंगे, 489 को 1 लाख में जोड़ देंगे तो ये जो वर्गमूल निकलेगा ना, ये पूर्ण रूप से ये कट जाएगा, ये नहीं बचेगा, कट जाएगा पूर्ण रूप से। ठीक है, तो इसका अभिष्ट आंसर क्या हो जाएगा? 489 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 30 नंबर दिया है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा 6 समय से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं। इन्हीं एक दंडालेख द्वारा निरूपित करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं प्राप्तांक। ठीक है, हम हिंट्स दे रहे हैं आपको, आप स्वयं से कर लीजिएगा। ग्राफ पर बनेगा, इसका हम रेंज रखते हैं 100 का। ठीक है, 100, 200, 300, 400, यहाँ पे 400, ये 500, 600 का चूँकि टोटल है ना, 600 तक हम कर लेते हैं। ठीक है, इसके बीच में हमारा डिफरेंस कितने का जाएगा? 10 10 का 10 को जाएगा। ठीक है, इसके रेंज रहेंगे 10 10 का 10 गो। ठीक है, 10 10 का इसके बीच में 10 बिंदु होंगे, जो एक की दूरी 10 सेंटीमीटर होगी, है ना, मतलब 10 अंकों की डिस्टेंस रहेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि इधर हम ये प्राप्तांक हो गया। ठीक है, इधर ऊपर की तरफ इसको हम डिनोट कर लेते हैं, नाम दिया है ना, ये नाम दिया है सागर दिया है। ठीक है, उसके बाद दिया है अमित, सागर अमित। पहले दंडालेख हम खींच लेते हैं, उसके बाद नाम इंडिकेट कर देंगे, है ना। पहला जो दिया है प्राप्तांक 450 है। 450 कहाँ जाएगा? देखिए 450 यहाँ पे मिडिल में आएगा। 400 चूँकि एक पॉइंट ये जो है 10 10 का रेंज बताएगा, ठीक इसके मिडिल में आएगा 450। तो 450 का दंडालेख कहाँ से खींचेंगे? यहाँ से खींच सकते हैं। 450 का दंडालेख यहाँ से खींच देंगे, ये हो जाएगा 450 का। ठीक है, अब कह रहा है दूसरा 500 का। तो 500 का तो डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है, तो इसको बढ़ा दीजिए, इसी में सटाकर ऐसे खींच दीजिए। ठीक है, ये किसको दर्शा देगा? 500 को। उसके बाद रंभा का दे रहा है 300, तो रंभा का यहाँ आएगा तो यहाँ पे कुछ रहेगा 300। ठीक है, उसके बाद कंचन का दिया है 360, कंचन का 360 दिया है, तो यहाँ आधा से एक पॉइंट आगे बढ़ेंगे तो 360 हो जाएगा। यहाँ पे आधा से एक पॉइंट आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा किसका? रंभा का 360, सॉरी कंचन का 360 हो गया। ये 360 को दर्शा दिए। उसके बाद बोल रहा है अभिराम का 400, अभिराम का 400 पूरा पूरी यहाँ, यानी ग्राफ आपका कुछ यहाँ बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ पर बनाइएगा तो बिल्कुल सही बनेगा। ये 400 हो जाएगा।
अच्छा, चंदन का दिया है 540, चंदन का 540, 540 मतलब आधा से 1 पॉइंट नीचे आएगा। यहाँ 500 और 600 के बीच में आधा से 1 पॉइंट नीचे आएगा तो कुछ ग्राफ यहाँ पे आएगा, है ना, यहाँ पे ग्राफ आएगा। ये चंदन का हो जाएगा 540। उसके बाद गौतम का 450 दिया है, गौतम का 450 बिल्कुल इसके बीचों बीच आएगा यहाँ पे, तो ये ग्राफ यहाँ पे आएगा। किसका होगा? ये गौतम का। उसके बाद राजीव का 420 बोल रहा है, राजीव का 420 मतलब 2 पॉइंट आगे, यहाँ से 2 पॉइंट आगे, इसके बीच में 10 है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, है ना। ये मत मानिएगा, अब 2 ही दिए हैं, लेकिन जितनी जिसकी आवश्यकता हुई मुझे वही दिए हैं। इसमें यहाँ ये 2 पॉइंट आगे जाएगा, 400 से 2 पॉइंट आगे जाएगा, क्योंकि प्रत्येक के बीच की 10 की है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये चला जाएगा ग्राफ, यहाँ बन जाएगा राजीव की, तो ये 420 को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो नाम दिया है ना, इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ ये किसका है? ये है सागर, एस से डिनोट करते हैं सागर। ठीक है, ये किसका है? ये है आपका अमित का, ए से कर देते हैं। फिर दिया है रंभा का, आर से कर देते हैं, ये रंभा का है। फिर आप पूरा लिख सकते हैं नीचे अपना स्पेस देकर, रंभा। कंचन उसके बाद है, ये कंचन का के से इंडिकेट कर देते हैं। उसके बाद अभिराम दिया है, तो अभिराम को ए बी से इंडिकेट कर देते हैं, अभिराम। अच्छा, चंदन उसके बाद है, चंदन को हम सी से कर देते हैं, चंदन को सी से कर देते हैं। फिर गौतम का 400, गौतम का जी से कर देते हैं। ठीक है, ये 450 का ग्राफ दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए उसके बाद गौतम के बाद राजीव 420 है, राजीव का क्या है? 420 है, तो राजीव का 420 यहाँ पे आएगा, तो ये राजीव आर कर देते हैं, आर ए जे कर देते हैं, राजीव समझ लीजिएगा, है ना। इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ पर बनाइएगा, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। केवल हिंट्स मैं दे दिया हूँ, आप बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी बातें सारी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे हम मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।